नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सदन में महिला आरक्षण बिल के पास न होने को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है और विपक्ष पर आरोप भी चढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने मुद्दों को भटकाया है। विपक्ष की वजह से संसद में बिल पास नहीं हो सका है। भारत के संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण होगा, बल्कि यह मूल मुद्दे से जो ध्यान भटाना था उसका प्रयास था। और इस प्रकार की मांगे केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाती हैं, जो ये बरसों बरसों से करते आए हैं। एक वर्ग विशेष की बात करके केवल अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास है और संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के मूल्यों के विपरीत है। और कांग्रेस का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इस संदर्भ में बहुत ही इसी प्रकार का रहा है। दशकों तक इन्होंने अपने समय में, आप सबको पता है कि देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक इस देश की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी काबिज रही है और इन 60 वर्षों में भी लगातार 55 वर्षों तक इनके परिवार का ही, एक ही परिवार का शासन रहा है। और जब नहीं भी रहा है तब भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उन सरकारों को इनके परिवार के द्वारा संचालित किया गया है। और लंबे समय तक, दशकों तक महिला आरक्षण को लंबित रखना उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है। शाहबानो प्रकरण में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध खड़ा होना, जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी पलटना, उसमें भी संशोधन करवा देना और 3 तलाक समाप्त करने के प्रयासों का विरोध करना। जब प्रधानमंत्री जी 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का निर्णय ले रहे थे, उस समय भी इन्होंने विरोध किया। यह इनकी इस मानसिकता को दर्शाता है, यह दिखाता है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर उनका रूप समय समय पर विरोधाभासी रहा है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के और उसके सहयोगी दलों ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों पर, जब भी कोई बड़े काम देश हित में जब भी निर्णय लिए गए हैं, उस समय इन्होंने हमेशा केवल विरोध की राजनीति की है। कोई भी विधेयक आया है उसका विरोध किया है, चाहे इसमें 3 तलाक का उन्मूलनकारी कानून हो, सीएए का कानून, नागरिक संशोधन अधिनियम हो, और कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो, ऐसे निर्णय हो, या जीएसटी जैसे आर्थिक सुधार शामिल हो, या अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस समय में आप सबको पता है कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को शुद्धि का, वोटर लिस्ट को ठीक करने का जो काम चल रहा है, उसका विरोध करना हो, तो ऐसे सुधारों के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक निर्णयों पर कांग्रेस और इनके समर्थक दलों ने बार बार प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, बार बार विरोध किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका विरोध हमेशा नीतिगत कम होता है और राजनीतिक अधिक होता है, कि अच्छे काम नहीं होने देने हैं। हर अच्छे काम में कहीं न कहीं बाधा बनना है, बैरियर खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है, और उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचें। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को अधिकार देना किसी प्रकार का उपकार नहीं है, बल्कि एक ये स्वाभाविक और संवैधानिक अधिकार है। यह दृष्टिकोण सरकार की नीतियों और निर्णयों में भी निरंतर परिलक्षित होता है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि परिसीमन से भी किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जो
जो एक प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही थी कि दक्षिण में सीटें कम होंगी, वहां का प्रतिनिधित्व तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, संतुलित बना रहेगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लोकतंत्र की आधारशिला है। इन्हीं विधेयकों के माध्यम से इस सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाने का ये प्रयास किया जा रहा था। आज देश की मातृशक्ति, चाहे वो हमारी पंचायतें हो, त्रिस्तरीय पंचायतें हो, निकाय हो, या अन्य बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे विषय जहां पर आज महिलाएं बहुत शानदार तरीके से विभिन्न स्तरों पर अपना नेतृत्व कर रही हैं। ये उनकी क्षमता का एक तरह से प्रदर्शन है कि वो किसी मामले में कहीं कम नहीं है। वे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब उन्हें रोका नहीं जा सकता। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे राज्य उत्तराखंड में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जिस प्रकार की परेशानियां हैं, जिस प्रकार के अभाव हैं, उन अभावों में हमारी मातृशक्ति अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से वो लगातार आगे बढ़ रही है। अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के कपाट पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। दोपहर 12:35 पर कपाट उद्घाटन हुआ और इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ भी हो गया है। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल भी बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने चमोली में कमेडा से बद्रीनाथ धाम तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा को देखते हुए संबंधित कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित भी किया है। वहीं मौके पर उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों की वजह से आ रही एलपीजी की समस्या की भी जानकारी ली है। आज हम भगवान बद्री विशाल के दरबार में आए हैं। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के उनको पूरी रिपोर्ट दी जाए। पिछले हफ्ते वो केदारनाथ यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको देखने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से उन्होंने यात्रा की, यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और आज बहुत सारे वल्नरेबल स्पॉट डेवलप हुए हैं, ख़ास तौर पे चमोली और जोशीमठ के बीच। उन पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। NHIDCL के जो लोग हैं वो बहुत ही तत्परता से उस काम में लगे हुए हैं। हमारी DDRF, SDRF, पुलिस प्रशासन और सिविल नागरिक प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और मुख्य कार्यकारी अधिकारी BKTC विशाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार डोली यात्रा ओक यात्रा सीजन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी कर दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि ये जो केदारनाथ धाम यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। उसी के क्रम में आज डोली का प्रस्थान यहाँ से हुआ है और डोली का प्रस्थान होने में प्रशासनिक रूप से जो भी व्यवस्थाएं की जानी थी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो और चाहे रास्ते की रिपेयर हो, सभी तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और डोली यहाँ से जाने के पश्चात पहला पड़ाव फाटा में रहेगा और दूसरा पड़ाव गौरीकुंड में रहेगा और 21 तारीख की शाम को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 22 तारीख की प्रातः से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।
तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हमारी सारी टीमें ऑन ग्राउंड हैं और पूरी हम लोग हाईटेक तरीके से अपने इमरजेंसी जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटर भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की सिचुएशन हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो या अन्य कोई भी इशू। जय श्री केदार, हर हर महादेव। सभी भक्तजनों के लिए आज भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और प्रथम पड़ाव हाटा में आज भगवान केदारनाथ जी की डोली का विश्राम होगा। उसके बाद कल 20 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी और 21 तारीख को केदार धाम में बाबा की डोली पहुंचेगी और 22 तारीख सुबह 8 बजे कपाट खोले जाएंगे, जिसमें सभी श्रद्धालुजनों भक्तजनों के लिए भगवान केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। सभी को भगवान के दर्शन का पुण्य का लाभ मिलेगा और इस यात्रा में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस बार है। बहुत अच्छी जो यातायात की व्यवस्था है, रोड हमारी बहुत अच्छी है। पैदल यात्रा अगर गौरीकुंड से केदारनाथ तक देखें तो बहुत अच्छी पैदल मार्ग की व्यवस्थाएं की गई हैं। लाइटें वहां पर लगाई गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी व्यवसायी वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने भी, हमारे जितने भी श्रद्धालुगण वहां पहुंचेंगे, उनकी व्यवस्थाओं के लिए प्रारंभ से ही बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था वहां पर है। उत्तराखंड सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए हैं। अब चारों धामों में प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या की सीमा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। वहीं भीड़ प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत दिन में केवल सामान्य दर्शन होंगे और विशेष पूजा अर्चना अब रात के समय में की जाएगी। सुरक्षा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में मोबाइल फोन, कैमरे और रील बनाने पर पूर्णतः प्रतिबंध भी लगाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसके अलावा केदारनाथ में वीआईपी दर्शन अब केवल सरकारी प्रोटोकॉल वालों तक ही सीमित रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम संसद देश में जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उससे उन्होंने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए देश की राजनीति के साथ खिलवाड़ क्यों किया है। वो झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस को दोषी ठहराना चाहते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य से परे है। आप स्वयं प्रधानमंत्री जी के लाइव में उन पर अंकित कमेंट्स में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इन सब कारनामों से अपनी विश्वसनीयता खोई है और प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए जवाबदेह हैं, रहेंगे। भविष्य में भी इतिहास उनसे पूछता है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश के हितों के साथ समझौते किए और ये भी एक समझौता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 2023 में सभी दलों के सहयोग से ये बिल पास हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उस समय इसको पूरी तरह भुनाया, 2024 के चुनाव में पूरी तरह भुनाया। उसका लाभ भी उन्हें मिला कि वो सत्ता में आज हैं। अब उसके बाद इस पर लाभ लेना है कि झूठे रूप में कांग्रेस को दोषी बताकर कांग्रेस पर चिपका देना है कि ये नहीं होने दे रहे। हल्द्वानी के बाग ज्वाला में प्रभारी मंत्री खजान दास की मौजूदगी में जिला योजना समिति की बैठक में बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने अपनी ही सरकार को घेर उन्होंने जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली, पानी की कमी और हल्द्वानी की गलियों में सड़कें खुदी होने से लोगों को हो रही परेशानियों के मामलों को प्रमुखता से उठाया है। वहीं सोशल मीडिया पर बंशीधर भगत का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हमारे जनपद नैनीताल की प्रथम नागरिक मुख्य विकास अधिकारी जी, और इसके तहत
मसूरी में पटरी व्यापारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। रेडी पटरी जन कल्याण समिति ने नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया है। साथ ही 25 अप्रैल तक मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की भी चेतावनी दी है। मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के महासचिव संजय टमटा और अध्यक्ष रामकिशन राही ने बताया है कि समिति के सदस्य पिछले 12 दिनों से शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही नगर पालिका उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रही है। ऐसी व्यवस्था है कि आपने जो पार्किंग बनी हुई थी उस पार्किंग की गाड़ी आप सड़क पे बैठाएंगे, मतलब पार्किंग आप सड़क पे लगाएं, सड़क के किनारे पे। ये देखो किस प्रकार का ये दोहरा चरित्र यहाँ की जो सरकार है वो अपना रही है। पहले जहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है वहां पर गाड़ियां रहेंगी, और जहां पर ऑलरेडी रेडी पटरी वालों को झूठ बोल के बैठाएगा, उनको अब कह रहे हैं कि हम एमडीडी की पार्किंग छत पर आपको वेंडर जोन घोषित करेंगे, बनाएंगे। और वहां पे भी अब वहां स्टे हो गया है। एसडीएम साहब के पास कुछ लोग गए थे और उन्होंने उस पर मना कर दिया क्योंकि इलीगल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पिछली बार जबकि यहाँ के लोगों को पता है, अध्यक्षा को भी पता है कि पिछली बार ट्रैफिक जाम की वजह से एक आदमी की वहां पर देहांत हो गया था बेचारे के साथ। हॉस्पिटल वो जा रही थी, ट्रैफिक जाम इतना लगा था वो एक्सपायर कर गया। लेकिन अब ऐसा वहां की व्यवस्था करनी थी, वहां पर आसपास क्या है कि पुलिस प्रशासन को लगाना तो उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गाड़ियां न लगे सड़क के किनारे। लेकिन ये क्या करे कि पार्किंग वाली जगह भी अगर हटा के अगर वहां पर गाड़ियां लगा दी, बताओ ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी को बोला था, अध्यक्ष जी आप ऐसे करें, जब आपका वेंडर जोन बनेगा तो हम वेंडर जोन पे चले जाएंगे, तब तक जो है यथावत जो है इनको मार रोड पे बिठाया जाए। ऐसी कौन सी आग लग रही थी कि इनको पहले तो इनकी समस्या, इनका तो कहीं पे वो किया ही नहीं और इनको सीधा हटा दिया गरीब लोगों को। आज जो है 9 महीने से ये लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इनकी समस्या को कभी क्या अध्यक्ष जी ने सुना? आज उन्होंने जो वहां पे पटक दिया, उनको लंडोर में पटक दिया, और वहां पे भी जो है स्टे आ गया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे उनके, वो भी वहां पे परेशान है। तो मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी 25 तारीख तक आपको सद्बुद्धि आती है, अगर आप जो है इस बात को मानते हैं, तो आप इनकी पीड़ा को समझे और इनको यथावत बिठाए, नहीं तो मसूरी में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जो है अध्यक्ष जी की, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी की और उप जिलाधिकारी महोदय जी की होगी। मंगलोर के शिखर गांव के जंगलों में इन दिनों अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है। खनन माफिया दिन रात सरकारी संपदा की लूट करने में जुटे हुए हैं। बेखौफ माफिया किसानों और जंगलों के सीने को चीरकर चांदी काट रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रोजाना दर्जनों मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बैरोटोक सड़कों पर दौड़ रही हैं। इस दौरान अवैध खेल से सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का चूना भी लगाया जा रहा है। वहीं माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी भय नहीं रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होते ही ऐतिहासिक भरत मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, और ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा कर भगवान ऋषिकेश हरकेश नारायण का आशीर्वाद भी लिया है। मान्यता है कि भरत मंदिर की 108 परिक्रमा करने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसी आस्था के चलते दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की है। मेरा नाम रिद्धि कोहली है, मैं ऋषिकेश की निवासी हूँ और जब से मैं यूकेजी में थी तब से मैं 108 परिक्रमाएं कर रही हूँ। बहुत दया है भगवान बद्रीनाथ की, बद्री विशाल की, कि मैं तब से 108 कर रही हूँ। 108 चक्कर मारने की मान्यता ये है कि हमारे जो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, उसमें जो बद्रीनाथ है, जो हम बद्रीनाथ जाएंगे और अगर हम इसकी 108 परिक्रमाएं कर लें तो हमें उधर जाने का पुण्य और फल प्राप्त होता है। बद्री विशाल की हम पे बहुत कृपा होती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमें पूरा पुण्य मिलता है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। 108 परिक्रमा करिए, आपको कोई थकान महसूस? अभी तो मेरी 45 हुई हैं, लेकिन ऐसे अभी तक बिल्कुल एनर्जेटिक है, भगवान की दया है, एनर्जी मिलती है। हाँ जी, मैंने सोचा था कि इस बार मैं दर्शन करूंगी और 21 मार के चली जाऊंगी, लेकिन अब मेरा मन है कि 108 में करूं पूरी और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इतने जगह से लोग आए तो हम ऋषिकेश में रहते हुए इस चांस को क्यों मिस करें।
जशपुर में ठाकुर मंदिर के पास खाली जमीन पर महाराजा अग्रसेन और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये मामला अब पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल और कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के बीच राजनीतिक टकराव का रूप ले रहा है। कुछ दिन पहले वैश्य समाज ने काशीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि विधायक आदेश चौहान ने अपने समर्थकों के साथ अभद्रता की और अग्रसेन महाराज के खिलाफ अपशब्द कहे। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों और सर्व समाज के लोगों के साथ कोतवाली पहुंचे और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित के पक्ष में दस्तावेज भी इस दौरान पेश किए गए। ये है कि अभी 2 दिन पहले अभी क्या हुआ था, विधायक जी को एक ज्ञापन दिया था हमने 2 साल पहले कि रानी लक्ष्मीबाई की वहाँ प्रतिमा लगनी चाहिए ठाकुर मंदिर के जस्ट सामने, और जगह भी खाली की गई थी और 2 साल से वहाँ जयंती भी मनाई जा रही है। लेकिन जैसे ही विधायक जी वहाँ कार्य करने के लिए पूर्ण पहुँचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने और वहाँ उस कार्य को रोकना चाहा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आज हम ज्ञापन जो दे रहे हैं कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा यहाँ पर लगनी चाहिए, और दूसरा ये जो कहा गया है कि वहाँ पर अपवाद करा गया, लड़ाई झगड़ा करा गया, इसका कारण बताएं कि क्यों किया गया, क्योंकि एक वीरांगना महिला के सम्मान में इस तरीके से होगा। तो हम यही लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगे, और जो विधायक जी को गुंडागर्दी और ये सब का शब्द कहा गया है उसको क्यों कहा गया है, क्योंकि विधायक जी गुंडा हैं? क्या विधायक जी ने वहाँ गलत काम किया है? क्या विधायक जी ने वहाँ एक महिला के सम्मान में, एक वीरांगना के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए वहाँ प्रतिमा लगा रहे हैं, तो क्या गलत कार्य कर रहे हैं? बस यही कहना चाहती हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।